हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्ज़ाम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाला है। टारगेट केवल एक ही है हमारा, वह है 25 अप्रैल। तो इसी के लिए आज की सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड का परीक्षा केवल 2 घंटे का होगा, इसी 2 घंटे में आप सभी को जीके के पूरे 100 सवाल दिया जाएगा हल करने के लिए, जो कि एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाले हैं। यदि इस बार यूपी होमगार्ड एग्जाम में आप सभी को सिलेक्शन लेना है और कट ऑफ को क्लियर करना है तो कम से कम 160 नंबर लाना ही होगा। यानी 100 सवाल में से आप सभी को 80 सवाल तो सही करना होगा, क्योंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। जैसे आप सभी का यूपीएसआई का पेपर हुआ था बिना नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो उसी तरह आपका यूपी होमगार्ड एग्जाम होगा। उसके बाद जो आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2026 होने वाला है, जो कि 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को हो, तो उसमें भी आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहेगा। तो इस क्लास में जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, सेम टू सेम उसी लेवल के सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम लोग चुनिंदा 80 सवाल को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हम आप सभी को टारगेट भी देंगे, 80 सवाल में से आप सभी को खुद से 35 सवाल सही करना है। आप क्या करेंगे, जैसे आप एक पृष्ठ पे एंट्री किया है तो लास्ट 80 पृष्ठ पे जाइएगा। इससे क्या होगा कि जब आपका ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जाएंगे ही जाएंगे, गोला आप जरूर भर देंगे। चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आप सभी को उत्तर करना है, क्योंकि गलत होने पर आप सभी का सही नंबर में से एक भी नंबर कटेगा नहीं। ये अच्छी बात है। तो इसलिए आप पूरे 80 सवाल को हल करिए, टारगेट को पूरा करिए अच्छी तरीके से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे हो चुकी है, दोपहर 12 बजे क्लास हो चुकी है, ये रात 8 बजे क्लास होने वाली, जो कि पेपर हमारा होता है रात 8 बजे। चलिए तो इस पेपर को दीजिए और अपना स्कोर चेक करिए कि आज के इस पेपर से आप सभी कितना स्कोर बना। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे चाणक्य। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, महाजनपदों में कितनी रियासतें थी? महाजनपदों में कितनी रियासतें थी? तो पूरे 16 थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? जैसे देखिए, रसिया तो है भाई उत्तर प्रदेश का, नाटक भी है, कव्वाली है, लेकिन बिहू तो असम राज्य का है, तो यही नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? तो बीडी सावरकर द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, किस देश ने अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था? बताइए, किस देश ने अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी किया था, जहां भारत ने फाइनल में जाकर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था? तो मलेशिया देश ने इस अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का मेजबानी किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, कालबेलिया सपेरा जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? कालबेलिया सपेरा जनजाति किस भारतीय राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, नृत्य में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महिला को अक्सर आधुनिक नृत्य की जननी कहा जाता है? नृत्य में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महिला को अक्सर आधुनिक नृत्य की जननी कहा जाता है? तो मार्था ग्राहम को कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर करना है और उसे तैयार भी कर लेना है, ठीक है। साथ में हर एक प्रश्न का उत्तर आप सभी को आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उत्तर देते टाइम गलत दे लेकिन आप उत्तर को सही वाला याद न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा आपको क्लास देखने की आवश्यकता न पड़े। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, रुपया किस द्वीप देश की मुद्रा है? रुपया किस द्वीप देश की मुद्रा है? तो ये मालदीव की मुद्रा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश, मतलब कि किस में नहीं हो जाता है तब भाई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता है जब प्रकाश जल से कांच में जाता है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश जल से कांच में जाता है तब। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है? तो साथियों कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपदों में मगध प्रथम पर क्यों था? क्योंकि भाई खेती की पैदावार अच्छी था, लोहे की खदानी होना इसके लिए था, जंगली हाथों का उपलब्ध होना, यानी डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान क्या है? तो कौन सी इनमें से? तो गुल्स है, नाम याद रखिएगा गुल्स। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? बताइए। तो जाइगोटिन में। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वंचित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वंचित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? बताइए। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, कोलंबिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोलंबिया की राजधानी इनमें से कौन है? तो बोगोटा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी से पूरे 100 सवाल पूछेंगे, तैयार रहिएगा। सुबह 8 बजे हमने पूरे 100 सवाल को हल किया था, जो कि हमारा मॉडल पेपर चला है सुबह 8 बजे 100 सवालों का, उसको आपको हल करना है अच्छे से। यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में क्लास को अपडेट कर दिया गया है। डेली का डेली 3 क्लास हो रही है, तीनों क्लास उस प्लेलिस्ट में अपडेट होता है टाइम टू टाइम। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहिए। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था, यानी भारत का जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी में किसके हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ, यानी किस देश के बीच हुआ था? डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किस किस देश के बीच में यह टकराव हुआ था? तो भारत चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य आप सभी से पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा है मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जैसे कथक तो यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस एक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं माना जाता है? किस एक नृत्य रूप को शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं माना जाता है? तो भाई बिहू को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कोसोवो की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोसोवो की राजधानी इनमें से कौन है? तो प्रिस्टीना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है, वो कौन सी नदी है? तो रियो ग्रांडे नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो वो गौतम बुद्ध नगर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित है? तो ये सोनभद्र जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब से लागू किया गया था? तो ये 2011 से लागू किया गया। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। अशोक के टुपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? अशोक के टुपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ले गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता था? हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा। तो महोदय श्री के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील कौन सी है? चितौरा झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य ये किस में पाए गए हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य ये किस जिले में पाए गए हैं? ये अच्छा सवाल है। तो ये मिर्जापुर में पाए गए हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख होती है? बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो 50% सवाल हो चुका है। अपना स्कोर आप लोग गिनती करिएगा, लास्ट में पूछेंगे। हर एक क्लास का कमेंट चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था?
संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है? मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है? तो वो पीतल काम के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को ऊपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को ऊपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी भाग में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। T20 लीग 2025 के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदारी के रूप में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इस सवाल को आप तैयार कर लीजिए। T20 लीग 2025 के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदारी के रूप में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। मौर्य वंश ने किसके शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया था? यानी मौर्य वंश ने किस वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया? तो ध्यान रखिएगा, नंद वंश के शासनकाल के बाद। ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन अंतिम पल्लव शासक था? अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बच्चे की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान करती है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा बच्चे की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान करती है? तो भाई वो कौन सी अधिनियम यानी शिक्षा के अधिकार की? तो 31 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 31 धारा जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ घरेलू औसत आकार क्या था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ घरेलू औसत आकार क्या था? तो 4.8 था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। पेशावर के युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के साथ किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो साथियों, पेशावर के युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के साथ किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? जयपुर में हवा महल का जो निर्माण था वो किससे प्रेरित था? तो झुंझुनू में खेतड़ी महल से प्रेरित था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्त मेरे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि दिन के 3 क्लास हो रही है शानदार तरीके। सुबह पूरे 100 सवाल की, दोपहर आपका मॉडल पेपर, और शाम को जो क्लास चले रात 8 बजे वो आप पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनी से युद्ध किया था? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? तो गोगा जी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? बताइए तो जरा, ये भी बेस्ट लेवल का सवाल है। जैसे कि समाजवादी जोड़ा गया था,
पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य शब्द कहाँ जोड़ा गया? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है? पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है? तो दोस्त मेरे वो हेमंत ऋतु है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती मामला था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो साथियों कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो कृष्णेश्वर मंदिर, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये हरिशेठ द्वारा रचित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? एक तो कर्नाटक से और एक तमिलनाडु से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। भील समुदाय का पहला कलाकार कौन है जिसने अपनी पेंटिंग के लिए कागज और कैनवास का उपयोग किया है? भील समुदाय का पहला कलाकार कौन है जिसने अपनी पेंटिंग के लिए कागज और कैनवास का उपयोग किया है? तो भूरी बाई हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। किसको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? किसको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बेस्ट लेवल का सवाल है, तो जस्टिस फजल अली किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और हल करिए 65 को। इनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं ना भाई, कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध था और आज भी है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम मिलेंगी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो साथियों वृक्षारोपण फसल कौन सा नहीं है? जैसे कि चाय तो देखिए एक वृक्षारोपण फसल है, कॉफी भी है, काजू, लेकिन बाजरा नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस वंश ने मध्य भारत के जिजाग भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? किस वंश ने मध्य भारत की जिजाग भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? तो चंदेल वंश ने भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित में से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले की थी? तो साथियों किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले की थी? तो S.A. डांगे ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई 72 को हल करिए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? अक्सर अकबर के दरबार में गाते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को हल करिए। इस्लामिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस्लामिक विकास बैंक का मुख्यालय जिद्दा सऊदी अरब में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है?
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? तो बिहार राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र? तो संत रविदास नगर में सबसे कम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 को। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा पृथक किया गया है? यानी कितने डिग्री चैनल द्वारा दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग किया गया, यानी पृथक किया गया है? तो दोस्त मेरे 10 डिग्री चैनल द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 78 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? ऐसी कौन सी नदी जो कि अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो वो बेतवा नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 को। नोआ मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह राज्य के किस में स्थित है? बताइए। नोआ मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह राज्य के यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो साथियों खरीफ फसल कौन सी नहीं इसमें? जैसे ज्वार तो है भाई, धान भी है, सोयाबीन, लेकिन सरसों नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्त मेरे 80 सवाल पूरा हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 80 सवाल के पेपर में कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। दोबारा आपको यदि हम कहीं से बीच में सवाल पूछ दें तो आप बता सकते हैं। इतना टारगेट आपका होना चाहिए। क्लास के सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे क्योंकि 2 अप्रैल है भाई, 23 दिन बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 100 सवाल केवल जीके का ही आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के तीनों क्लास को अटेम्प्ट करिए, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक मजबूती नींव दीजिए कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड होते तो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, जिससे आप एक भी दिन का क्लास मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।